किसी भी इंसान का व्यक्तित्व वो उसको परिभाषित करता है। इंसान कैसा भी हो उसका व्यक्तित्व वो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन, मनोविज्ञान और खेल, साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है इसमें व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इसमें हम हर तरह के बातों को समझने की कोशिश करेंगे। समझने से पहले मैं एक बार फिर से दोस्तों कहना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो वो जरूर कर दीजिए। इससे इतना आपको एक बटन पे हाथ डाल देने से आपको कुछ भी नहीं होगा। क्या पता मेरे समझाए हुए चीज़ों पर आप समझ में आ जाए। आपको कहते हैं ना कि दुनिया तो होता है, गुरु को दक्षिणा में कुछ भी दिए देना पड़ता है। आपसे सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ कि सिर्फ एक लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तो आप अपने लिए कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा +2 में आपको कुछ ना कुछ मेरे तरफ से वीडियो मिलता ही रहेगा जो आपके लिए फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई है जिसको ज़रूरत है, ठीक है, वो नहीं लग सकते ट्यूशन, तो उसके लिए आप इस वीडियो के बारे में आपको बता सकते हो जिससे उनको फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जो है जरूरी चैप्टर है मनोविज्ञान और खेल, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये लास्ट चैप्टर में से होता है, तो एग्जाम में इसमें से देते हैं। आपने पीछे वाले चैप्टर में से सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन लास्ट वाले चैप्टर में कोई नहीं देखता है, जिसकी वजह से उनको एग्जाम में बहुत ही हानि होती है और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, हम जो चैप्टर है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो बहुत ज़रूरी अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है आपके लिए, इंस्ट्रक्शन, चेतावनी जो भी कीजिए, अगर वीडियो देखना है तो आपने पूरा देख लीजिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको इसका मेन टॉपिक का जो है अंश आपको समझ में आएगा। अगर आप अधूरा देखिएगा, 2-2 मिनट या 10-20 मिनट देखिएगा और उसके बाद लीव कर जाइएगा, तो आपको ये नहीं होगा। आपने पढ़ना है तो आपने आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। आधा घंटा, क्योंकि मेरे मैक्सिमम वीडियो 20 मिनट का ही रहता है। ठीक है, तो आधे घंटा ही आप देखिए मैक्सिमम, लेकिन ध्यान मग्न से होकर देखिए। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगी। जैसे आप फिल्म आसानी से समझ लेते हो, फिल्म देख लेते हो, उस तरह से अगर आप इस वीडियो को भी समझने की कोशिश करोगे, इनकी बातों को पॉइंट आउट करोगे, तभी जाके ये आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आप देख सकते हो कि ये जो हमारा 9वां चैप्टर है मनोविज्ञान और, ठीक है, खेल। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही कहा गया है व्यक्तित्व का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब आप समझते ही हो कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व शब्द एक व्यापक शब्द है। यह अपने आप में एक विशेषताओं और गुणों को जोड़ते हैं जो एक व्यक्तियों को एक अलग पहचान देता है। यही बातें उसे औरों से अलग करती है, क्योंकि पर्सनालिटी जो है शब्द की उत्पत्ति लतीन शब्द से, भाषा से हुई, जिसका मतलब होता है प्रश्न से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मास्क यानी मुखौटा, जिसका प्रयोग प्राचीन यूनानी सभ्यता के दिनों में नाटकों में विभिन्न पात्रों द्वारा किया जाता था। व्यक्तित्व का अर्थ सामान्य व्यक्तियों के बाहरी स्वरूपों कहीं अधिक होती है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के उस विशेषताओं को जटिल और संयुक्त रूप से है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उसकी मानसिक भावनाएं, प्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व उन विचारों, भावनाओं और समाजी समायोजन और व्यवहारों से पहलू भी है जो लंबे समय के लिए व्यक्तियों को संभावनाओं एवं व्यवहारों और मूल्यों की गहराई को प्रभावित करता है। तो आप तो व्यक्तित्व का मतलब समझ ही चुके होंगे कि व्यक्तित्व का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप लोगों के सामने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो है उन सभी तरीकों का कुल योग है जिसमें व्यक्ति दूसरे के साथ प्रक्रिया करता है या बातचीत करता है। यहाँ तक शारीरिक पहलू का संबंध है, ये व्यक्तिगत आकर्षण से संबंधित है। दूसरे के साथ व्यवहार करते समय रवैया और मुस्कुराते हुए चेहरे को भी व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। आपको कोई भी व्यक्ति यही बात बोलते हैं कि आप कभी भी किसी से बात करो तो आइज कॉन्टेक्ट के साथ करो और मुस्कुरा के करो। किससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व की अवधारणा वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना के रूप में बहुत व्यापक है, जो व्यक्तित्व को न केवल उपस्थिति या बाहरी व्यवहारों के रूप में मानते हैं, बल्कि इनसे कहीं अधिक यह कहा जाता है कि यह व्यक्तित्व हमें उस व्यक्ति के प्रकार के बारे में बताता है जिस तरह वह व्यवहार करता है। ठीक है, महसूस करता है और सोचता है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व होगा वही आपका सोच का और व्यवहार को निर्धारित करता है। यह वही है जो आपको आप बनाता है। अगर आपका व्यवहार सही नहीं हो या आपका व्यवहार में कुछ जरूरियाँ हो तो आपको आप ही वो कर देगा। यह उन सभी लक्षणों, विशेषताओं और विचित्रताओं को सम्मिलित करता है जो आपके बाकी सभी से अलग कर देता है। तो कहते हैं ना कि इंसानों का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान कैसा दिखता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत से साइंटिस्टों ने, बहुत से लोगों ने अपने अपने विचारधारा दिया है। किसी ने यहाँ तक भी कहा है कि
जो आपका व्यक्तित्व, विचारों को वास्तविक या संभावित व्यवहारों के पहलुओं का कुल योग होती है। तो किसी ने यह कहा है कि वर्गल्स ने यह कहा है कि व्यक्तित्व उन सभी आदतों का योग है जो समाज में व्यक्ति की भूमिका स्तर को निर्धारित करती है। तो देखो सारे वो व्यवहार, सभी आदतें होती है, सबका आदतों का जो प्लस जोड़ दो, ठीक है, तो वो भूमिका जो होता है वो आपको समाज में निर्धारित करती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हो। ठीक है, कार्ल जंग के अनुसार जो कहा था कि एक दृष्टिकोण के रूप में व्यक्तित्व एक निश्चित तरीके के व्यवहार को, प्रवृत्ति को दर्शाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो बहुत साइंटिस्टों ने अपने अपने विचारधारा दिए हैं, तो उनमें से कम आपको 3 तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही व्यापक होता है। व्यक्तियों में व्यक्तित्व की वह सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, वर्तनात्मक और भावनात्मक विशेषता शामिल है जो उसे विशिष्ट बनाती है और जिनकी दिन प्रतिदिन अभिव्यक्त होती है। यह भी निष्कर्ष दिया जा सकता है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी योग्यताओं का योग है कि आपके आंतरिक और बाहरी योग आपकी कैसे आचरण आपको प्रदर्शित करती हो। व्यक्तित्व खेलकूद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है क्योंकि यह व्यक्ति के ज्ञान, अभिप्रेक्षण और विश्लेषणता और आचरण को द्वंद्व कराता है। ठीक है, और ये सारे प्रदर्शित होती है। खेलों में एथलीटों और उनकी अनूठियों और अपेक्षाकृत स्थिति विशेषताओं की विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतियोगिताओं को निश्चित मांगों पर एक विशेष एथलीट कैसे प्रतिक्रिया देती है। कोई भी 2 एथलीट सामान्य नहीं होते हैं और वे एक जैसी स्थिति में अलग तरह के व्यवहार कर सकते हैं। कुछ एथलीट्स कोच से निर्देशित लेना पसंद नहीं करते हैं लेकिन कोच की सहभागिता सीखने जैसे विकल्पों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खेल मनोविज्ञान यह जानने के लिए भी इच्छुक हो सकते हैं कि किस प्रकार के लोग किस प्रकार के खेल या प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकल्प चुनते हैं। तो ये चलिए दोस्तों, ये तो पर्सनैलिटी होती है। अब कहते हैं कि व्यक्तित्व के बहुत से प्रकार होते हैं, यानी पर्सनालिटी के बहुत से टाइप्स होते हैं। तो उसी टाइप्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वर्णित कुछ व्यक्तित्व के प्रकार और लक्षण अनुसंधान के विस्तार गतिविधियों के रूप में या वर्षों में परियोजना कार्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के क्षेत्र में साहित्य और अनुसंधान और विकास की प्रगति के साथ विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। एक बेहतर प्रक्षेपण और व्यक्तित्व के समझ प्राप्त करने के लिए की जाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का अलग अलग वर्गीकरण किया है, सबका अपना विचारधारा है। व्यक्तित्व प्रकारों में कई सिद्धांत भी प्रयोग किए गए हैं। प्रत्येक सिद्धांत में कोई न कोई कभी न कभी उप सिद्धांत भी शामिल हुए हैं। ठीक है, इस सिद्धांतों में हमारा है मनोवैज्ञ, मानवतावादी, जैविक, व्यवहारिकवादी, विकासवादी, सामाजिक स्थिति और प्रश्न शामिल है। हालांकि कई शोधकर्ता और मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से किसी एक विशिष्ट दृष्टिकोण की सदस्यता नहीं लेते हैं बल्कि एक विषम दृष्टिकोण मानते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई विशेष सिद्धांत या दृष्टिकोण व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं को शामिल नहीं करता है। व्यक्तित्व को समझने के लिए दृष्टिकोण में मुख्य रूप से प्रकार और दृष्टिकोण, जिसमें भिन्न सूचक और जो होता है फैडमैन्स, रोचन्स टाइप, सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। कहते हैं कि भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेद पुस्तक चरक संहिता, आपने पढ़ा भी होगा, चरक संहिता के बारे में जाना भी होगा। ये सिद्धांत नामक 3 रहस्य तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व के बात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा या जिन्होंने चरक संहिता पढ़ा होगा उनको एक बात तो जरूर समझ होगी कि व्यक्तित्व के 3 आधार माने जाते हैं। एक होता है बात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव प्राकृतिक के प्रकार के संदर्भ करता है और इसके अलावा त्रिगुणों के आधार पर व्यक्तित्व का एक और भी है, सत्य गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व गुण जो होती है, सत्व गुण बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रजस गुण जो होते हैं और तमस गुण, ये सारे गुणों से इंसानों के भावनाओं का उच्च होती है, प्रकार होती है। अब चलो देखते हैं कि जो ये सारे गुण हैं उस गुणों में क्या विशेषता है। सबसे पहले हमारा होता है सत्यव गुण, स्वयं को पवित्र, ज्ञान और सद्भाव के रूप में प्रकट करता है। ये अच्छाई, खुशी, संतुष्टि, बड़प्पन और संतोष को गुणवत्ता है। ये भय, हिंसा, क्रोध और दोष मुक्त होती है। इसमें स्वच्छ, सत्य और कर्तव्य, प्रागण और अनुशासन आदि गुणों को सम्मिलित होती है। उसके बाद है रजस गुण। रजस गुण जो होती है वो जुनून और इच्छाओं को जन्म देती है। ऐसे व्यक्ति लालच, गतिविधियां और कार्यों को उपक्रम, बेचैनी, संतुष्टि, असंतोष और ईर्ष्या की ओर जाते हैं। उसके बाद तमस गुण। तमस गुण स्वयं और अशुद्धता और आलस्य और अंधकार के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि तमस में मतलब होता है गलत चीजें। इसमें क्रोध, अहंकार, अवसाद, आलस्य, असहायता, भावनाएं आदि दर्शाती है। तो तमस्य गुण जो होती है बहुत ही बेकार गुण होती है। विशिष्ट दृष्टिकोण का द्वितीय और स्थिर विशेषताओं को विभिन्न व्यक्तित्व की अवधारणाओं के आधार पर विशिष्ट मनोविज्ञान विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। गुण एक ऐसी विशेषता को दर्शाता है जो अपरिवर्तनीय और पुनर्निर्माण योग्य है। उदाहरण के लिए
जो शर्मीलापन एक ऐसा लक्षण है जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थिर होता है। कुछ लक्षण जन्मजात होते हैं, शिशु के पास जन्म के समय लक्षण के विकसित करने का आधार होता है, जबकि अन्य को सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि स्वच्छता और अस्वस्थता की प्रवृत्ति। आधुनिक खेलों में व्यक्तित्व के संबंध में अंतरक्रियाएं प्रशिक्षण व्यवहार की समझ के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय है, व्यापक रूप से अपनाया गया है दृष्टिकोण। यह एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तित्व और स्थिर कारकों के कार्य के रूप में व्यवहार को परिभाषित किया जाता है। अंतक्रियाएं सिद्धांतों के अनुसार किसी भी स्थिति में व्यवहार व्यक्तित्व और व्यवहार कारकों के दोनों एक ही कार्य होते हैं। हालांकि व्यक्तित्व और स्थिरता व्यवहार को स्वतंत्र रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी बातचीत एक विशेष व्यवहार को प्रभावित जरूर करती है। उदाहरण के लिए उच्च शत्रुतापूर्ण विशेषता वाला एक खिलाड़ी आक्रामक व्यवहार में लिप्त नहीं हो सकता यदि वह उसकी टीम एक बड़े अंतर से जीत रही हो, या रचित लक्षणों वाला एक एथलीट चिंता की विस्तृत प्रवृत्ति को प्रतिबंधित कर सकता है अगर उसे नॉकआउट दौड़ से मैच को आखिरी गेंद पर विजेता रन बनने की चुनौती का सामना करना पड़े। व्यवहार पर परिस्थिति और प्रभाव को प्रभावित करने का सामान्य खेल को विभिन्न वातावरण में खेला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसका यह है कि लक्षण और सिद्धांत यानी ट्रेस ऑफ थ्योरी क्या कहलाती है। मनोविज्ञान में लक्षण और अपेक्षित स्थिर विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है जो व्यक्तियों के कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने का कारण बनता है। व्यक्तित्व के लिए विशेष दृष्टिकोण व्यक्तित्व के अध्ययन में मुख्य सहायता क्षेत्रों में से एक है। विशेषता सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व व्यक्तिगत और व्यापक स्वभावों से कैसे बनता है। व्यक्तित्व जो है हमारे 3 कारकों पर आधारित होती है। एक होता है आवृत्ति, प्रगाढ़ता, स्थिरता की विविधता। इसमें प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि एक सामान्य व्यवहार कितनी बार एक अवधि में लगातार दोहराया जाता है। दूसरा जो होता है प्रगाढ़ता, यानी प्रगाढ़ता जो होती है, प्रगाढ़ता तात्पर्य उस विशेष व्यवहार की चरम सीमा से है। अगला जो हमारा है स्थिति की विविधता। स्थिति की विविधता यह बताती है कि अलग अलग स्थितियों में सामान्य व्यवहार को कैसे दोहराया जाए, यानी आपको सामान्य व्यवहार कैसे करना है। ये तीनों कारक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद इससे विशिष्ट दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कितनी बार अध्ययन करने के पहचाने मदद करती है। विभिन्न परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार को चरम स्तर पर दिखाया जा गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई एथलीट मिलनसार है तो ज़्यादातर स्थिति में एथलीट प्रभावी रूप से सहयोगी होगा और मजबूत टीम वर्क के साथ साथ खेल को मैदान में और बाहर के प्रतिबिंब करेगा। तो ये तो बात जरूरी है कि मिलनसार व्यक्ति हो तो मिलनसार व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इस प्रकार विशेष दृष्टिकोण लोगों की प्राथमिक विशेषताओं को पहचान करने का प्रयास करता है। विशेषता एक अपेक्षाकृत अस्थायी विशेषता या गुणवत्ता के रूप में माना जा सकता है जिस पर एक व्यक्ति दूसरे से विभिन्न होता है। आपने देखा ही होगा कि खेल में जो होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदैव हमेशा भिन्न ही होता है। उसमें संभावित व्यवहारों को एक श्रृंखला शामिल है जो इसी तरह कोई मांग को अनुसार सक्रिय होता है। कहते हैं 1936 में मनोविज्ञान गॉर्डन अल्पर्ट ने पाया कि अकेला एक अंग्रेजी भाषा को शब्दकोश में विभिन्न व्यक्तित्व लक्षणों का वर्णन करने वाले 4000 से अधिक शब्द हैं। तो ये तो बात आपको भी समझ होगी कि एक शब्द को परिभाषित करने के लिए लाखों करोड़ों शब्द होते हैं। गॉर्डन अल्पर्ट पहले आधुनिक विशेषता सिद्धांतकारों में से एक थे, ठीक है, और उन्होंने कई चीज़ दिए हैं। उनके जो थे उन्होंने कहा था कि पदानुक्रम उन्होंने व्यवस्थित किया था। एक था कॉर्नेलियस लक्षण, किसी व्यक्ति के व्यवहार हावी होते हैं और उसे आकार देते हैं। वे किसी व्यक्ति को इस हद तक परिभाषित करते हैं कि उनका नाम उसके व्यक्तित्व का पर्याप्त बन जाता है। दूसरा जो है केंद्रीय लक्षण पदानुक्रम में आगे आते हैं। ये सामान्य लक्षण है जो हर व्यक्ति में अलग अलग डिग्री में पाए जाते हैं। बुद्धिमान, ईमानदारी, शर्मीली, ठीक है, चिंतित जैसे शब्दों को केंद्रीय लक्षण माना जाता है। ये बुनियादी निर्माण खंड है जो हमारे अधिकांश व्यवहार के आकार देते हैं, यानी जो हमारा व्यवहार होता है उसको क्या देते हैं दोस्तों? आकार। उसके बाद है माध्यमिक लक्षण यानी मध्यमी, पदानुक्रम में निचले भाग में मौजूद होते हैं और केंद्रीय लक्षणों के सामान्य स्पष्ट और सुसंगत नहीं होते हैं। ये अक्सर केवल कुछ स्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में ही प्रकट होते हैं। कुछ उदाहरण में सार्वजनिक बोलने की चिंता या लाइन में प्रतीक्षा करते समय अधीर शामिल होते हैं। अब देखिए क्या है व्यक्तित्व के लक्षण। सैडल और गुजुग वगैरह के लिए बिग 5 लक्षण और सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि एक विशेषता व्यवहार की कुछ विशेषता गुणवत्ता है जो व्यक्तियों को उनकी गतिविधियों को एक विस्तृत श्रृंखला में दर्शाती है और जो समय की अवधि को अनुरूप होते हैं। ये एक व्यक्ति की
अद्वितीय व्यवहार पैटर्न होते हैं जो उनके सामाजिक परिवेश में एक विशिष्ट पहचान और समायोजन प्रदान करता है। मानव व्यक्तित्व के पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वॉर्थ इसने यही कहा था, ट्रेस फ्रॉम इज द पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बिहेवियर विच इज द कैरेक्टराइज द इंडिविजुअल इन द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड विच इज द फेयरली constant over a period of time, and these are the unique behaviors, a pattern of a person which is to provide him to unique identities and the adjustment in the social environment. Famous is that theories has been to the development to the better understand the concept of human personality. तो उसके बाद जो है इसने गोल्डन व्यक्तित्व प्रकार यानी जो गोल्डन्स व्यक्तित्व के प्रकार उन्होंने भी कुछ प्रकार दिए थे, उनके बारे में हम अभी जानेंगे। ये जो थे 1940 के दशक में विलियम हॉर्टन्स ने लोगों के शरीर के प्रकार का अनुसरण किया था। उन्होंने दावा किया कि शरीर के प्रकार के व्यक्तित्व के जोड़ा जा सकता है। विलियम हॉवर्ड शेरन के अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर 3 प्रकार से व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें साइटोसाइंस के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं इनके कौन कौन से प्रकार थे। पहला तो था एडोमॉर्फ यानी एंडोमॉर्फ, जो ऐसे व्यक्तित्व के बाजू या टांग छोटी होती है और शरीर के बनावट थोड़ा सा गोल मटोल होती है। इसमें व्यक्तित्व के एंडीपोल्स नामक ऊतकों का जमाव अधिक होने के कारण उनके अंग छोटे प्रतीत होते हैं। यानी जो इसमें होते हैं एंडीपोल्स नामक ऊतक होते हैं, उनके जमाव की वजह से ऐसा होता है। बाजू और टांगों के ऊपरी हिस्से नीले वाले हिस्से की अपेक्षा विशेषता अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए शरीर के भार को कम करना अत्यंत जटिल कार्य होता है। शरीर को भार अधिक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को खेलों में भाग लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एंडोमॉर्फ व्यक्तियों के लिए ऐसे खेल जिनमें शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है जैसे भारोत्तोलन, पावर फीडिंग्स आदि अधिक सुविधाजनक एवं उपयुक्त होते हैं। दूसरा जो है इसमें मेसोफोल ऐसे व्यक्ति के शरीर की बनावट के थैलेस की शरीर रचना संतुलित होती है जिसकी मांसपेशियों के आकार जल्दी या आसानी पूर्वक बढ़ता है। ये शरीर के रूप में बहुत सी क्रियाओं करने योग्य होते हैं तथा शरीर के रूप में आक्रामक होने की प्रवृत्ति होती है। वो ऐसे खेलों में श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं जिनमें अधिक शक्ति, कम अवधि में अधिक ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद जो हमारा है एक्सोमोर्फो, ऐसे व्यक्ति जैसे स्लिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसके अंग या मांसपेशियां काफ़ी लंबी होती है। इनके शरीर का ढांचा कमजोर होता है तथा भार को बढ़ने में प्राय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में अधिक शक्ति नहीं होती है लेकिन वे सहन क्षमता को संबंधी खेलों में अपना वर्चस्व या प्रभुत्व रखते हैं क्योंकि उनमें सहन क्षमता जो होती है काफ़ी होती है, क्योंकि उनके शरीर का प्रकार इस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त होते हैं। वसा को जलाने के लिए उनका अपचयन तेज हो जाती है। उनके शरीर का हल्का ढांचा उन्हें जिम्नास्टिक जैसे एरोबिक्स क्रियाओं के लिए उपयुक्त बना देता है। तो इस प्रकार जो है इनका कार्य करते हैं। अगला जो है हमारा जुंग का व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण। जुंग यानी क्लासिफाइड ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ टाइप्स, ऐसे एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। आपको अजीब लगता हो लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्विस मनोचिकित्सक कार्ल गुस्ताव जंग ने किसी व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न को दृष्टिकोण को सामाजिक आधार पर व्यक्तियों के प्रकार दिए थे। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति या तो बाहरी दुनिया या विचार या भावनाओं के आंतरिक दुनिया से सक्रिय होते हैं यानी सामाजिक प्राकृतिक में बहुमुखी और या अंतमुखी कहलाते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार को मोटे तौर पर 3 श्रेणी में बांटा था। एक तो बांटा था यानी वही मुखी, ठीक है, यानी बाहरी या बाहरी दुनिया के लिए खुला। दूसरा था अंतमुखी, विचारों को आंतरिक दुनिया तक सीमित करना। उसके बाद उदयमुखी, उपयुक्त 2 लक्षणों के विन्यास यानी दोनों का उपाय। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था बहुमुखी यानी एक्सपोर्टेड, ये विचार की बाहरी दुनिया को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। यह हम स्वभाव को मिलनसार कह सकते हैं। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट का बहुत ही शौक रखते थे। अलग अलग लोगों में से उन्होंने एनर्जी की साहस होता था। वो समाज के विभिन्न स्थितियों के लिए सामंजस्य, अनुकूलन और उनके पास हास्य की एक बड़ी भावना थी और लोगों को वो क्या करते थे, तनाव मुक्त करने के लिए हर तरह की कोशिश अपशब्दों का उपयोग करते थे। ये उनका था बहुमुखी विचारधारा में आता था। उसके बाद था अंतमुखी इंट्रोवर्टेड, वो अपने विचारों और आंतरिक दुनिया या स्वभाव द्वारा केंद्रीय आत्म केंद्रित होने का आनंद लेते थे। वे सामाजिक समारोह में बेचैनी और शर्म महसूस करते थे, इसलिए वे अपनी बाहरी दुनिया में विभिन्न स्थितियों को समायोजित और अनुकूल करने में असमर्थ रहते थे। वो अपने स्वभाव को बहुत सतर्क और आरक्षित रखते थे। वे आसानी से तनाव और अवसाद में चपेट में आ जाते थे। तो ये इनका था अंतमुखी। उसके बाद है उदयमुखी। उदयमुखी से आप समझ सकते हो किस प्रकार व्यक्तित्व विशेष रूप से उनके आंतरिक और बाहरी विचारों की दुनिया के प्रति संतुलित दृष्टिकोण या निकटता को दर्शाता है। ये लोग बहुत ही विचारशील होते हैं, कई बार काफ़ी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने उन्हें सामाजिक व्यवहार में पुण्यतावादी के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आता है व्यक्तित्व कार्य पर आधारित वर्गीकरण नीचे दी गए हैं, यानी व्यक्तिगत कार्य पर आधारित। तो सबसे पहले व्यक्तिगत कार्य पर आधारित कैसे वर्गीकरण करोगे? सबसे पहले तो आपका आता है अनुभव यानी फीलिंग। तर्क के बजाय लोगों पर मूल्य और भावों के आधार पर निर्णय लेना एक प्राथमिकता है। लोग स्थिति को समझने और उसको अनुसार व्यवहार करने के लिए अपने भावनात्मक पहलुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो फीलिंग में आ जाती है। उसके बाद है सोचना यानी थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब आप समझते ही होंगे कि प्रमाण और लागू सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्णय लेने की क्षमता को सोचने के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोग बाहरी दुनिया को निपटाने के लिए तर्क और औचित्य के साथ जानकारी का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद है महसूस करना यानी सेंसिंग। सेंसिंग का तात्पर्य तथ्यों और आंकड़ों और विवरणों के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए प्राथमिकता से लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग जानकारी के लेने के लिए करते हैं। वह अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए देखने और सुनने में अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद सहज ज्ञान इंटेंसिटी। आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी जो होती है अज्ञान अवधारणा सिद्धांत और अमूर्तताओं के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए एक प्राथमिकता को संदर्भित करता है। स्थिति और अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए लोग अपनी धारणा और अंत ज्ञान का उपयोग करते हैं। कभी कभी इसे एक व्यक्ति से छठी इंद्रियों के रूप में भी इंद्रित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्तित्व के लिए 5 सिद्धांत जो माना गया है वो है आपका, ठीक है, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ, बहुमुखता और सहजता और मनोवृत्तियाँ। ये सारे चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला जो आता है खुलापन, ओपननेस। यह नई गतिविधियों की कोशिश करने की इच्छा की विशेषता है। जो लोग इस विशेषताओं में उच्च होते हैं वे अधिक साहसी और रचनात्मक होते हैं। वे दुनिया और अन्य लोगों के बारे में उत्सुक होते हैं और नई चीज़ों को सीखने और नए अनुभवों को अंदर लेने के लिए उत्सुक होते हैं। इसी विशेषता में कम लोग अक्सर अधिक पारंपरिक होते हैं और अमूर्त सोच के साथ संघर्ष कर सकते हैं। वो अपरिचित परिस्थितियों में सहज महसूस करते हैं और अपरिचित वातावरण में पसंद करते हैं। तो ये जो होता है खुलापन यानी ओपननेस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला जो हमारा है कर्तव्यनिष्ठ यानी कॉन्स्टिट्यूएंसेस। उस स्तर को कर्तव्यनिष्ठ वाले लोग विश्वसनीय और सरल होते हैं। ठीक है, मानक सुविधाओं में उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्धारण व्यवहार शामिल होता है। जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे अपने कार्य और अपने व्यवहारों को परिणामों के बारे में सचेत लोगों की तुलना में अधिक जागरूक होते हैं। अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ लोग संगठित होते हैं और विवरण के प्रति सचेत रहते हैं। वे आगे की योजना बनाते हैं और सोचते हैं कि उनका व्यवहार दूसरे से कैसे प्रभावित करते हैं और समय सीमा के प्रति सचेत हमेशा बने रहते हैं। उसके बाद जो दोस्तों है इनका है बहुमुखता। बहुमुखता जैसे नाम ही से आपको समझ में होगा एक्स्ट्रा वर्जन। बहुमुखता की विशेषता विनम्रता, मान, सामाजिक रूप से असंगत व्यवहार है। ठीक है, ये नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और अजनबियों से अपना परिचय देखकर खुश होते हैं। जो लोग बहुमुखी होते हैं वे बाहर जाने वाले होते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो अन्य लोगों के आसपास रहने से उन्हें ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करने में मदद मिलती है। जो लोग बहुमुखीता में कम होते हैं वे अधिक संकोची होते हैं यानी वो शर्माते अधिक हैं। उसके बाद है दोस्तों स्वीकर्ता यानी अग्रीवेनेस जो होती है। ये व्यक्ति मिलानसार, भरोसेमंद और दयालु स्नेही होते हैं। जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं और अधिक सहयोगी भी होते हैं, जबकि इन विशेषताओं में कम लोग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है मनोविषयकता यानी मनोविषयकता को कभी कभी भावनात्मक स्थिति भी कहा जाता है। ये आयाम किसी की भावनात्मक स्थिरता और नकारात्मक भावनाओं के डिग्री से संबंधित है। जो लोग वीरता पर उच्च स्कोर करते हैं या अक्सर भावनात्मक अस्थिरता और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, लक्षणों में मूडी और तनावपूर्ण होना शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हमारा बी पार्ट नहीं था, ए पार्ट था। ये बी पार्ट हम अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा अभी भी लाइक शेयर नहीं कीजिए, कर दीजिए। हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके बी पार्ट में। बी पार्ट भी है, बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चैप्टर मैं पहले ही कह चुका था कि ये चैप्टर थोड़ा सा गंभीरतापूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोग नहीं कर पाते हो, इसलिए इस चैप्टर को बार बार समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट का चैप्टर है और लास्ट के चैप्टर में से एग्जामिनर जरूर देता है। तो इसको बहुत ही समझदारी के साथ कीजिए। ठीक है, इसके हम बी पार्ट में मिलेंगे फिर से। ओके दोस्तों, बाय।